हम पढ़ेंगे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। इसमें हम देखेंगे ग्रुपिंग, देखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस की डिफरेंट जो क्लासेस हैं उनकी ग्रुपिंग क्या है। लैंसफील्ड ग्रुपिंग हमने पहले लेक्चर में पढ़ ली थी, लैंसफील्ड ग्रुपिंग क्या होती है। तो स्ट्रेप्टोकोकस की डिफरेंट क्लासेस होती हैं, कुछ ए ग्रुप में आते हैं, कुछ बी में आते हैं, कुछ डी में आते हैं और कुछ किसी ग्रुप में नहीं आते। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जो है वो आता है ग्रुप ए में, और ये हिमोलिसिस शो करवाता है बीटा हिमोलिसिस। स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टिया ये आता है ग्रुप बी में, और ये भी बीटा हिमोलिसिस शो करवाता है। फिर आता है इंटेरोकोकस फिकैलस, ये आता है ग्रुप डी में। ग्रुप डी में दो आते हैं, इंटेरोकोकस फिकैलस और स्ट्रेप्टोकोकस बोविस। ये फिकैलस जो है ये ग्रुप डी में आता है, और ये अल्फा हिमोलिसिस भी शो करवा सकता है, बीटा या गैमा हिमोलिसिस जिसे हम नो हिमोलिसिस कहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस बोविस जो है ये डी ग्रुप में आता है, और हिमोलिसिस ये अल्फा शो करवाता है या कोई हिमोलिसिस नहीं करवाता। स्ट्रेप निमोनिया ये इसकी कोई ग्रुपिंग नहीं की गई। स्ट्रेप निमोनिया और विरिडेंस ये किसी ग्रुप में नहीं आते, और हिमोलिसिस जो है ये अल्फा हिमोलिसिस शो कराते हैं। अगर हम इनके डायग्नोस्टिक फीचर्स देखें तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, इसके ऊपर हम ड्रग की सेंसिटिविटी या रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जो है ये बेसिट्रेसिन सेंसिटिव है, यानी कि ये बेसिट्रेसिन से किल हो जाएगा। बेसिट्रेसिन सेंसिटिव का ये मतलब है ये बेसिट्रेसिन ड्रग से किल हो जाएगा। एग्लेक्टिया जो है ये बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट है, यानी कि इस ड्रग को ये रेजिस्ट कर देता है, इससे किल नहीं हो सकता। उसके अलावा ये हिप्पोरेट को हाइड्रोलाइज करता है। हाइड्रोलाइज, इससे में पता चल जाएगा हिप्पोरेट को हाइड्रोलाइज करने का ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये डिफ्रेंशिएट करवाता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस और स्ट्रेप एग्लेक्टिया के दरमियान। हिप्पोरेट जो होता है किस तरह हाइड्रोलाइज होता है, इसमें एंजाइम होता है हिप्पोरेट को हाइड्रोलाइज करने के लिए एग्लेक्टिया में, तो वो हिप्पोरेट को हाइड्रोलाइज कर लेता है। हिप्पोरेट क्या चीज़ है, ये हमारे जो हम कोई फिनोलिक कंपाउंड्स जो हमारी बॉडी में होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इस कंपाउंड में, हिप्पोरेट में। ये असल में ये बेंजीन की रिंग होती है, और साइड पे इस पर कुछ थोड़े से कुछ और ग्रुप्स लगे होते हैं, कार्बोक्सिक ग्रुप लगा होता है, तो इसको कहते हैं हिप्पोरेट। ये फिनोल से आगे फिनोल की डेरिवेटिव फॉर्म होती है हिप्पोरेट। ई फिकैलस जो है ये इसका हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या देखेंगे, अगर हम NaCl का सोल्यूशन लेके इसको उसमें ग्रो कराएंगे तो इसकी ग्रोथ हो जाएगी 6.5% NaCl में। उसके अलावा हम इसका अगर पेनिसिलिन देखेंगे, ये पेनिसिलिन को रेजिस्ट करता है या उसके लिए सेंसिटिव है, तो ये ई फिकैलस पेनिसिलिन रेजिस्टेंट है, ये पेनिसिलिन से किल नहीं हो सकता। उसके अलावा ये बाइल रेजिस्टेंट है। हम एक बाइल सोल्युबिलिटी टेस्ट करते हैं, तो एक बाइल हम कंपाउंड पाउडर की फॉर्म में होता है हमारे पास बाइल ना, एक पिगमेंट है बाइल, तो हमारे पास पाउडर फॉर्म में होता है, वो हम उसमें डालते हैं बैक्टीरिया की कॉलोनी में, और देखते हैं कि वहाँ उसकी सोल्युबिलिटी हुई है कि नहीं। तो ये बाइल रेजिस्टेंट है, ये बाइल को सोल्यूबल नहीं करता। स्ट्रेप्टोकोकस बोविस ये NaCl में ग्रोथ नहीं करता, लेकिन ये पेनिसिलिन के लिए सेंसिटिव होता है, यानी कि पेनिसिलिन से किल हो सकता है, और ये बाइल सोल्यूबल होता है। अगर इसको बाइल में सोल्यूबल करवाएं तो ये सोल्यूबल हो जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है ये भी बाइल सोल्यूबल होता है, और इसके लिए हम ड्रग लगाते हैं, ऑप्टोकिन डिस्क लगाते हैं। ये ऑप्टोकिन से क्या होता है, इनहिबिट हो जाता है, यानी कि ऑप्टोकिन से किल हो सकता है ये। विरिडेंस ग्रुप में जो आते हैं, विरिडेंस ग्रुप में डिफरेंट आ जाते हैं। विरिडेंस ग्रुप में स्ट्रेप सैंग्विनस, म्यूटेंस, माइटिस, गोर्डोनी, यानी कि ये जितने भी लिखे हैं, जिनोसस, स्ट्रेप मिलेरी एंड इंटरमीडिएट्स, के सारे विरिडेंस ग्रुप में आते हैं। विरिडेंस ग्रुप वाले ये बाइल सोल्यूबल नहीं होते, और ये ऑप्टोकिन से इनहिबिट नहीं होते, यानी कि ऑप्टोकिन अगर हम ड्रग देंगे तो ये उससे किल नहीं होंगे। नेक्स्ट हम इसकी डिजीज़ देखेंगे कि डिजीज़ कौन कौन सी काज करवाते हैं स्ट्रेप की जो स्पीशीज़ हैं। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जैसे कि मैं देखा वो ग्रुप ए में है, ये डिजीज़ कॉज करवाता है इम्पेटेगो सेलुलाइटिस। इम्पेटेगो जैसे कि हमने पहले देखा था, इसमें लिप्स पे और चिन पे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। सेलुलाइटिस ये इस तरह का होता है, इसमें स्वेलिंग हो जाती है। इरिदमा पहले रेडनेस होती है और स्वेलिंग हो जाती है। ये देखें डोर्सम जो है फुट का, इसमें स्वेलिंग हुई है, इसे कहते हैं हम सेलुलाइटिस। फेरिंजाइटिस यानी कि थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, ये देखें इसमें फेरिंजाइटिस हुआ है, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है इसमें। सेप्सिस हो जाती है। स्कारलेट फीवर, ये आगे हम देखेंगे स्कारलेट फीवर क्या होता है, इसमें पूरी बॉडी पे ना रेड रैशेस बन जाते हैं। टॉक्सिक शॉक करवाता है, जैसा कि स्ट्रेप ऑरियस कॉज करवाता था। र्यूमेटिक फीवर कॉज करवाता है, और एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, इसका वैसे मैं शॉर्ट बता देती हूँ, आगे हम देखेंगे कि सारा कुछ क्या होता है। स्ट्रेप एग्लेक्टिया ये क्या है, ये पायोजेनिक डिजीज़ ज़्यादातर कॉज करवाता है। पायोजेनिक में आता है न्यूनेटल सेप्सिस एंड मेनिंजाइटिस मेनिंजिस के इन्फेक्शन को कहते हैं। इंटेरोकोकस फिकैलस ये भी पायोजेनिक इन्फेक्शंस कॉज करवाता है, और ये ज़्यादातर कौन कौन से
इन्फेक्शन कॉज करवाता है, यूटीआई इन्फेक्शन और एंडोकार्डाइटिस इन्फेक्शन कॉज करवाते हैं। एंडोकार्डाइटिस बोविस जो है ये भी पायोजेनिक इन्फेक्शन कॉज करवाता है और ये भी एंडोकार्डाइटिस कॉज करवाता है, लेकिन ये स्ट्रेप्ट बोविस जो है एंडोकार्डाइटिस का लेस कॉमन कॉज है और ये ज़्यादातर पेशेंट्स में होता है जिनमें कोलोन कार्सिनोमा होता है। एंडोकार्डाइटिस ज़्यादातर कार्सिनोमा ऑफ कोलोन के पेशेंट्स में कॉज करवाता है। ये स्ट्रेप्ट निमोनिया जो है ये भी पायोजेनिक इन्फेक्शन कॉज करवाता है और ये निमोनिया कॉज करवाता है। ओटाइटिस मीडिया यानी कि इन्फेक्शन ऑफ मिडल ईयर, मेनिंजाइटिस, मेनिंजिस का इन्फेक्शन, विरिडस स्ट्रेप्टोकोकाई जो ये सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है एंडोकार्डाइटिस का, ठीक है। ई फिकैलस, स्ट्रेप्ट बोविस और विरिडेंस तीनों एंडोकार्डाइटिस कॉज करवाएं, लेकिन कॉमन कॉज एंडोकार्डाइटिस का विरिडेंस ग्रुप है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेन साइट ऑफ डिजीज़ क्लोनाइजेशन। मेन साइट ऑफ डिजीज़ यानी कि जहाँ ये डिजीज़ कॉज करवाता है, और क्लोनाइजेशन जहाँ इसने अपनी कॉलोनी बनाई होती है, जहाँ ये बाद में डिजीज़ कॉज करवा सकते हैं। और नॉर्मल फ्लोरा यानी कि ये नॉर्मली वहाँ रह रहा होता है, नॉर्मल फ्लोरा होता है, वहाँ कोई डिजीज़ कॉज नहीं करवाता, बॉडी को हार्म नहीं करता। तो क्या होता है कि स्ट्रेप्ट पायोजेंस किन किन साइट्स का नॉर्मल फ्लोरा है। स्किन का नॉर्मल फ्लोरा है, थ्रोट में नॉर्मली होता है, ब्लड स्ट्रीम में होता है, स्किन में होता है, मैनी ऑर्गन्स में, हार्ट जॉइंट्स में, किडनी में। अग्लैक्टिया जो है ये नॉर्मल फ्लोरा था वजाइना का, और ई फिकैलस कोलोन का, ई फिकैलस और बोविस दोनों नॉर्मल फ्लोरा होते हैं कोलोन के। और जो निमोनिया है वो ओरोफेरिंक्स में होता है, क्लोनाइजेशन करवाता है वहाँ, यानी कि वहाँ कॉलोनीज बनाई होती हैं जहाँ की ये डिजीज़ कॉज करवा सकता है। विरिडस स्ट्रेप्टोकोकाई ये ओरोफेरिंक्स का नॉर्मल फ्लोरा होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। स्फेरिकल ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं, चेन्स में भी हो सकते हैं या पेयर्स में भी हो सकते हैं। ऑल स्ट्रेप्टोकोकाई आर कैटालिस नेगेटिव, कोई भी स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो कैटालिस पॉजिटिव नहीं होता, सारे कैटालिस नेगेटिव होते हैं, सिर्फ जो स्टैफ था वो कैटालिस पॉजिटिव था। टाइप्स ऑफ हिमोलिसिस, किस किस टाइप की हिमोलिसिस शो करवाते हैं। अल्फा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं, कुछ बीटा हिमोलिटिक होते हैं और कुछ गैमा हिमोलिटिक होते हैं। अल्फा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है क्योंकि वो इनकम्प्लीट लाइसिस शो करवाते हैं आरबीसीज़ की। तो जब इनकम्प्लीट लाइसिस होगी वहाँ ग्रीन जोन हमें नज़र आएगा। ग्रीन जोन किसकी वजह से नज़र आता है, जब ये हीमोग्लोबिन जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की हेल्प से बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाती है, तो बिलीवर्डिन जो है वो ग्रीन कलर देती है, इसलिए वहाँ ग्रीन कलर हो जाता है। लेकिन बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो है उसमें क्या होता है कि क्लियर जोन बनती है, एक वाइटिश जोन बन जाती है वहाँ, क्योंकि वहाँ कंप्लीट लाइसिस हुई होती है। और ये बीटा हिमोलिसिस किसकी वजह से होती है, हिमोलाइसिन एंजाइम की वजह से। हिमोलाइसिन में दो आ जाते हैं एंजाइम्स, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ और स्ट्रेप्टोलाइसिन एस, ये दो एंजाइम्स हैं, हिमोलाइसिन्स हैं, ये हिमोलिसिस करवाते हैं, बीटा हिमोलिसिस। गैमा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई भी कुछ होते हैं, ये नो हिमोलिसिस करवाते हैं, वहाँ कोई जोन नहीं साइड पे बनती। नेक्स्ट वन इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में देते हैं एंटीजन्स कौन कौन से हैं इसमें सी कार्बोहाइड्रेट होता है। सी कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, सी कार्बोहाइड्रेट डिटरमाइन ग्रुप ऑफ बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। सी कार्बोहाइड्रेट जो है बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के ग्रुप को डिटरमाइन करता है। जैसा कि हमने लैंसफील्ड ग्रुपिंग पढ़ी है, तो लैंसफील्ड ग्रुपिंग जो है वो उसके कार्बोहाइड्रेट की बेस पे है, उसमें जो शुगर्स हैं उसकी बेस पे वो लैंसफील्ड ग्रुपिंग की गई है, तो इसकी बेस पे ये डिटरमाइन करता है बैक्टीरिया के ग्रुप को। ये सेल वॉल में लोकेटेड होता है बैक्टीरिया की। जैसा कि ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई और ग्रुप बी जो है उन दोनों में डिफरेंट सी कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए उनको ग्रुप ए में रखा गया और दूसरे को ग्रुप बी में रखा गया है, क्योंकि उनमें डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यूज प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एम प्रोटीन। एम प्रोटीन क्या होती है, ये ज़्यादातर जो है वो इन्फेक्शन जैसे कि मल्टीपल माइलोमा जिसमें मल्टीपल बोन्स इफेक्ट होती हैं उस केसेस में ये एम प्रोटीन जो है यूरिन में आना शुरू हो जाती है। लेकिन इस बैक्टीरिया के केस में क्या है, बैक्टीरिया में एम प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इस बैक्टीरिया की एम प्रोटीन क्या करती है, ये एंटीजन के तौर पर एक्ट करती है। तो एंटीजन जाहिर सी बात है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ भी कुछ बनेगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस का। ये कहाँ होता है, सेल की आउटर सरफेस पे से बाहर निकला होता है, सेल की आउटर सरफेस पे एम प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, एम प्रोटीन फेगोसाइटोसिस से बचाती है, उस बैक्टीरिया को फेगोसाइटोस नहीं होने देती। किस तरह, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट पाथवे है वही फेगोसाइटोसिस को एक्टिवेट करवा रहा होता है। तो ये बैक्टीरिया की जो एम प्रोटीन है ये क्या कर देती है, C3b जो कि कॉम्प्लीमेंट का कंपोनेंट है उसको इनएक्टिवेट कर देती है। तो C3b को इनएक्टिवेट कर देगी तो ऑप्सोनाइजेशन ही होगी और बैक्टीरिया फेगोसाइटोसिस से बच जाएगा। एम प्रोटीन जो है ये किसका ग्रुप डिटरमाइन करती है, सिर्फ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई के ग्रुप्स को डिटरमाइन करती है। यानी कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई जो है उनके भी आगे फर्दर ग्रुप्स हो सकते हैं, माइनर ग्रुप्स जो है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई के फर्दर हो सकते हैं। तो ये एम प्रोटीन की बेस पे 100 सीरोटाइप्स होती हैं। इस स्ट्रेप्टोकोकाई के ग्रुप ए की
100 सीरोटाइप्स हैं एम प्रोटीन की बेस पे। सीरोटाइप्स किसे कहते हैं? सीरोटाइप्स कहते हैं कि किसी बैक्टीरिया की हम ग्रुपिंग कर रहे हैं उसके एंटीजन की बेस पे। अगर हम उसके एंटीजन की बेस पे उसकी ग्रुपिंग करेंगे उसको कहते हैं सीरोटाइप्स। तो नेक्स्ट इसकी फीचर क्या है? इसमें पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होता है। तो ये क्या करता है? ये भी फेगोसाइटोसिस को प्रिवेंट करता है। मैनी स्ट्रेन्स ऑफ बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई हैज़ hyaluronic एसिड कैप्सूल। hyaluronic एसिड कैप्सूल की भी क्या करता है? ये भी एंटी फेगोसिटिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकाई देखेंगे। ये भी स्ट्रेप्टोकोकस की एक क्लास है जिसे हम कहते हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकाई। ये एनारोबिक कंडीशंस में ग्रो करते हैं और माइक्रो एरोफिलिक यानी कि एनारोबिक यानी कि ऑक्सीजन के विदाउट, और माइक्रो एरोफिलिक यानी कि ऑक्सीजन के साथ भी ग्रो कर सकते हैं और ऑक्सीजन के विदाउट भी ग्रो कर सकते हैं। ये वेरिएबल हिमोलिसिस शो करवाते हैं, अल्फा हिमोलिसिस भी शो करवा सकते हैं, बीटा भी या गैमा भी। मेंबर होता है नॉर्मल फ्लोरा ऑफ माउथ, गट, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ये इन साइट्स का नॉर्मल फ्लोरा होता है। इसके एग्जांपल्स हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस मैग्नस और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस एनारोबियस। ये डिजीज़ को कब कॉज करवाते हैं? व्हेन दे गेन एक्सेस टू टिश्यूज़ एंड ब्लड। जब ये टिश्यूज़ और ब्लड में जाते हैं तब ये डिजीज़ कॉज करवाते हैं। वैसे ये नॉर्मल फ्लोरा के तौर पे होते हैं। ट्रांसमिशन स्टेप की किस तरह होती है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और विरिडेंस ये ओरोफेरिंक्स में डिजीज़ कॉज करवाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जो है ये ज़्यादा डिजीज़ कॉज करवाता है स्किन में और ओरोफेरिंक्स में। स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टिया जो है ये वजाइना और कोलोन में वहाँ डिजीज़ कॉज करवाता है। इंटेरोकोकाई और एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई यानी कि जिसमें हमें पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकाई हमने देखा, ये कोलोन में डिजीज़ कॉज करवाते हैं। पैथोजेनेसिस इसकी क्या है? सबसे पहले हम स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस की पैथोजेनेसिस देखेंगे। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकाई ये भी एक बैक्टीरिया की एक स्पीशी है। इसमें क्या करता है कि नेक्स्ट हम देखेंगे पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकाई। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकाई भी स्ट्रेप्टोकोकस की एक क्लास है। ये स्ट्रेप्टोकोकाई जो होते हैं वो एनारोबिक और माइक्रो एरोफिलिक कंडीशंस में ग्रो करते हैं। एनारोबिक यानी कि ऑक्सीजन के विदाउट, और माइक्रो एरोफिलिक ऑक्सीजन के विदाउट और ऑक्सीजन के साथ भी ग्रो कर सकते हैं। ये वेरिएबल हिमोलिसिस शो करवाते हैं यानी कि अल्फा हिमोलिसिस भी शो करवा सकते हैं, बीटा भी या गैमा भी। ये मेंबर्स होते हैं ऑफ नॉर्मल फ्लोरा ऑफ माउथ, गट, फीमेल जीआईटी। ये इन साइड्स के नॉर्मल फ्लोरा होते हैं। एग्जाम्पल्स इसकी हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस मैग्नस और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस एनारोबियस। ये डिजीज़ कॉज कब करवाते हैं? जब ये एक्सेस इनकी हो जाती है टू टिश्यूज़ एंड ब्लड, तब ये डिजीज़ कॉज करवाते हैं। नेक्स्ट हम इसकी ट्रांसमिशन देखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस की क्लासेस की। स्टेप निमोनिया और विरिडेंस ये ओरोफेरिंक्स में डिजीज़ कॉज करवाते हैं। पायोजेंस जो है वो स्किन और ओरोफेरिंक्स में कॉज करवाता है, और स्टेप एग्लेक्टिया जो है वजाइना और कोलोन में। इंटेरोकोकाई और एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई जैसे कि हमने देखा, एनारोबिक जो है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकाई है, ये कोलोन में डिजीज़ कॉज करवाते हैं। अब हम देखेंगे इसकी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन की पैथोजेनेसिस, फिर हम बाकी के देखेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन की पैथोजेनेसिस जो है 3 मैकेनिज्म से होती है। सबसे पहले ये पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करवाता है। पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन के जहाँ पस वगैरह बन जाती है, किसके थ्रू? एंजाइम्स के थ्रू ये पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करवाता है। तो पहला एंजाइम आता है इसमें हाइलुरोनाइडेज। हाइलुरोनाइडेज जो है डिग्रेड करते हैं हाइलुरोनिक एसिड को, जो हमारी जो है बॉडी के लेयर होती है हाइलुरोनिक एसिड। तो ये क्या करते हैं? स्प्रेडिंग फैक्टर के तौर पर काम करते हैं हाइलुरोनाइडेज एंजाइम जो है। ये सेलुलाइटिस, क्योंकि स्किन में हाइलुरोनिक एसिड होता है तो वहाँ ये डिग्रेडेशन जब करेगा हाइलुरोनिक एसिड की तो वहाँ सेलुलाइटिस कॉज करवा देगा। सेलुलाइटिस जो है वो इरिदमा और स्वेलिंग इसमें हो जाएगी, जैसा कि हमने पढ़ा था डोर्सम ऑफ फुट में स्वेलिंग हो जाती है। स्ट्रेप्टोकाइनेस, इसको हम फिब्रिनोलाइसिन भी कहते हैं। ये क्या करता है? प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है, और प्लाज्मिन का क्या काम है? ये फिब्रिन क्लोराइड को डिसॉल्व कर देता है। स्ट्रेप्टोकाइनेस का एक एडवांटेज ये है कि इस बैक्टीरिया को हम हार्ट अटैक पेशेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ अगर कोई थ्रोम्बस वगैरह बना हुआ है तो वो इसको डिसॉल्व कर देता है। नेक्स्ट एंजाइम इसका है डीएनएज। डीएनएज को हम स्ट्रेप्टोडोर्नेज भी कह सकते हैं। डीएनएज से नाम से ही पता चल रहा है डिग्रेड करता है डीएनए को नेक्रोटिक टिश्यू में, जहाँ नेक्रोसिस हुई होती है, टिश्यूज डेड हो गए होते हैं, वहाँ ये डीएनए को डिग्रेड कर देता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज और डीएनएज दोनों का मिक्सचर जो है वो हम अप्लाइड कर सकते हैं स्किन टेस्ट के तौर पे। अगर वो पॉजिटिव रिएक्शन देता है तो मतलब नॉर्मल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। जैसा कि अगर हम देखें, इनको हम स्ट्रेप्टोकाइनेज और डीएनएज का हमने मिक्सचर बॉडी में इंसर्ट किया और वहाँ एक स्किन पे क्या होगा कि हमें एक रेडनिंग वाला एरिया शो हो जाएगा। तो उससे अगर वो रेडनिंग शो हुई है तो मतलब हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ने रिएक्शन किया है स्ट्रेप्टोकाइनेज और डीएनएज के अगेंस्ट और रैश बना दिया है, मतलब हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है ठीक काम कर रही है। आईजीजी डिग्रेडिंग एंजाइम्स भी होते हैं इसमें। आईजीजी डिग्रेडिंग एंजाइम्स क्या करते हैं कि प्रोटीएज के तौर पे एक्ट करते हैं।
प्रोटीज का क्या काम है कि आईजीजी की जो हैवी चेन्स होती हैं उनको क्लीव कर देता है, तो ऑप्सोनाइजेशन को प्रिवेंट करता है और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन को भी प्रिवेंट करता है। किस तरह? क्योंकि जो आईजीजी की जो हैवी चेन होती है, ये हैवी चेन आईजीजी की, वहाँ क्या होता है, वहाँ कॉम्प्लीमेंट ने अटैच करना होता है। तो जब ये आईजीजी हैवी चेन्स को क्लीव कर देगा तो वहाँ कॉम्प्लीमेंट अटैच नहीं होगा, तो ऑप्सोनाइजेशन नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सोटॉक्सिन्स और हिमोलाइसिन्स। ये वाइड स्प्रेड सिस्टेमिक इन्फेक्शंस कॉज कराते हैं। जो पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन थी वो बॉडी की लोकलाइज साइड पे होती है, लेकिन एक्सोटॉक्सिन्स और हिमोलाइसिन्स जो हैं वो सिस्टेमिक इन्फेक्शंस कॉज करवाते हैं। एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन आ जाता है इसमें। एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन क्या करता है, स्कारलेट फीवर कॉज करवाता है। स्कारलेट फीवर का जो रैश बनता है स्कारलेट फीवर में, वो एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन की वजह से होता है। और एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन का जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो सिमिलर होता है टू टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। जैसा कि हमने पढ़ा था, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन में कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होती है, वहाँ इंटरल्यूकिन्स रिलीज होते हैं और एंड में क्या होता है कि वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इसका मैकेनिज्म सेम है, स्कारलेट फीवर कॉज करवाता है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन के सिमिलर है। ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ भी होता है। स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ जैसे हमने पढ़ा, ये हिमोलाइसिन होता है। ओ से ये ऑक्सीजन लेबाइल होता है। स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ जो है ऑक्सीजन लेबाइल होता है, यानी कि ऑक्सीजन से जो है ये किल हो सकता है। हिमोलाइसिन ऑक्सीजन लेबाइल कहते हैं, ऑक्सीजन से ये किल हो सकता है। कॉज बीटा हिमोलिसिस ओनली ऑन ब्लड एगर। स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ जो है ये सिर्फ ब्लड एगर के ऊपर बीटा हिमोलिसिस कॉज करवाता है। ये एंटीजेनिक होता है, एंटीजन के तौर पर काम करता है। और अगर स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, उसे कहते हैं एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। जब इसका इन्फेक्शन होता है तो इसको प्रिवेंट करने के लिए इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, जिसे कहते हैं एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। टाइटर्स ऑफ एएसओ, यानी कि टाइटर्स कहते हैं उसकी डिफरेंट क्वांटिटीज़ को, जैसे 50 माइक्रोलीटर हो गया, उससे 20 माइक्रोलीटर हो गया, इनको टाइटर्स कहते हैं। इनकी कितनी अमाउंट में वो रेस किया है। टाइटर्स ऑफ एएसओ एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ डायग्नोसिस करवाती हैं रिमेटिक फीवर की, यानी कि अगर हमारे पास रिमेटिक फीवर के सिम्टम्स श्योर हैं तो उसमें हम एएसओ टाइटर देखते हैं, तो वो बढ़ा हुआ होता तो डेफिनेटली रिमेटिक फीवर है वहाँ। स्ट्रेप्टोलाइसिन एस आ जाता है। स्ट्रेप्टोलाइसिन एस जो है ये भी हिमोलाइसिन है, लेकिन ये ऑक्सीजन स्टेबल है, एस से स्टेबल, ये ऑक्सीजन से किल नहीं हो सकता, ये एंटीजेनिक नहीं है। स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ जो था वो एंटीजेनिक था लेकिन ऑक्सीजन लेबाइल था। एस जो है वो ऑक्सीजन स्टेबल है लेकिन एंटीजेनिक नहीं है। बीटा हिमोलिसिस जो है वो दोनों शो करवा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसका टॉक्सिन पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन ए और एक्सोटॉक्सिन बी। एक्सोटॉक्सिन ए का जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो भी सिमिलर होता है टू टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। ये स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज करवाता है। इसका एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी टीएसएसटी के सिमिलर है और एक्सोटॉक्सिन ए का मैकेनिज्म भी, लेकिन ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज करवा रहा है। एक्सोटॉक्सिन बी जो है ये प्रोटीएज के तौर पर काम करता है। प्रोटीएज का क्या काम है, ये डिस्ट्रॉय करता है टिश्यूज़ को जब डिस्ट्रॉय करेगा तो वह नेक्रोटाइजिक फिशाइटस, जैसे हमें फेशिया एक लेयर होती है हमारी स्किन की, तो वहाँ नेक्रोसिस करवा देता है, नेक्रोटाइजिंग फिशाइटस कॉज करवा देता है। इसलिए से कहते हैं फ्लैश ईटिंग स्ट्रेप्टोकोकाई। फ्लैश ईटिंग, क्योंकि वहाँ नेक्रोसिस हो जाता है, स्किन गल सट जाती है, इसलिए कहते हैं इसे फ्लैश ईटिंग स्ट्रेप्टोकोकाई। नेक्स्ट इसकी पैथोजेनेसिस आ जाती है स्ट्रेप एग्लैक्टिया की। स्ट्रेप एग्लैक्टिया ना एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, ना कोई टॉक्सिन्स, कोई इम्यूनोलॉजिकल इंड्यूस डिजीज़ भी प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन इसमें पॉलीसैकेराइड कैप्सूल होता है। पॉलीसैकेराइड कैप्सूल क्या होता है कि ये एंटीफेगोसिटिक होता है। नेक्स्ट पैथोजेनेसिस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की देखेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है इसमें लिपोटिकोइक एसिड होता है, आईजीए प्रोटीएज होता है, एंटीफेगोसिटिक पॉलीसैकेराइड कैप्सूल होता है और इम्यूनोलाइसिन होता है। विरिडस स्ट्रेप्टोकोकाई इसमें होता है ग्लाइकोकैलस। ये ज़्यादातर डेंटल इन्फेक्शंस कॉज करवाता है, डेंटल प्लेक कॉज करवा देता है। ये ग्लाइकोकैलसिस में जो होता है वो एडहियर करवाता है बैक्टीरिया को हार्ट वाल्व्स के साथ। किस तरह, बैक्टीरिया फ्रॉम डेंटल प्रोसीजर्स स्प्रेड करवा देता है इसको हार्ट वाल्व्स की तरफ। जब हम डेंटल एक्सट्रैक्शन करवाते हैं तो ये हमारे नॉर्मल फ्लोरा में होता है, टीथ के नॉर्मल फ्लोरा में विरिडस पाया जाता है। तो क्या होता है कि जब हम डेंटल एक्सट्रैक्शन करवाते हैं तो ये वहाँ से स्प्रेड होकर ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और वहाँ से ये हार्ट वाल्व्स के साथ अटैच हो जाता है ग्लाइकोकैलस की मदद से, तो वहाँ हार्ट के इन्फेक्शंस कॉज करवाते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस की क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो है वो रह गई थी, तो इस लेक्चर में हम स्ट्रेप्टोकोकस की क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखेंगे।